नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। देश की आधी आबादी महिलाएं आज देश में तमाम कार्यों में अपनी आधी सहभागिता नहीं बल्कि पूर्ण सहभागिता दे रही हैं। महिला उत्थान का मामला हो, महिला जागरूकता का मामला हो या अन्य कार्यों में महिलाओं का हमेशा सहयोग रहा है। भले ही देश को पुरुष प्रधान कहा जाता हो, लेकिन महिलाओं ने हमेशा अपनी प्रतिभा से दिखा दिया है वह किसी से कम नहीं है। आज हमारे साथ अलंकृत जन कल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष वंदना सचान जी हैं, जो क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करने को और इसके साथ उन पर अपराध नियंत्रण और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर कार्य कर रही हैं। यह सब लोगों को जानकारी है कि वंदना जी करीब 5 वर्षों से इस तरीके के कार्य से कई महिलाओं को लाभान्वित कर चुकी हैं। उनकी ये मुहिम आज भी जारी है। हालांकि समाज में वो महिला है तो तमाम तरीके के उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से कर दिखाया है कि वह किसी से कम नहीं है। आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उनका जो संघर्ष है और उनका जो उत्थान जिस तरीके से चल रहा है कि क्या उनकी प्रेरणा है और किस तरीके से अपनी अलंकृत जन कल्याण सेवा समिति को आगे बढ़ा रही हैं। सबसे पहले वंदना जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिले कि आप एक संस्था बनाकर महिलाओं के लिए काम करें? सर, ऐसा है कि समाज में जब भी हम निकलते हैं तो हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, रोते बिलखती महिलाएं या बुजुर्ग, जिनको देखकर लगता है अगर हृदय में प्यार है, समाज के प्रति मानवता है, तो अपने आप ऐसे भाव मेरे अंदर आते थे दुखी लोगों को देख करके कि इनके लिए हम कोई ऐसा काम करें जिससे इनके चेहरे पर मेरी वजह से खुशी आए और ये जिंदगी में आगे बढ़ पाएं और जो भी इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, घरेलू हों या बाहरी हों, उससे ये निजात पा पाएं। तो जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको जागरूक करना, अधिकार उनको बताना उनके, इस तरीके से मुझे लगा, इसलिए मैंने ये मुहिम शुरू की। और मेरे जो फादर रहे हैं वो भी समाज सेवी रहे हैं। वो एक लेक्चरर थे, लेकिन वो अपने उस टीचिंग काल में जो गरीब होते थे उस जमाने में बहुत टीबी के पेशेंट हुआ करते थे। तो मेरे पापा ने डॉक्टरी की भी थोड़ी पढ़ाई की थी, तो टीचिंग के साथ साथ वो सुबह चौपाल लगाते थे और वो कहते थे कि जो गरीब हैं वो मेरे पास निःशुल्क दवाइयाँ लेने आए, क्योंकि उस समय कुष्ठ रोग और टीबी रोग बहुत ज्यादा होता था। उसकी पापा फ्री में दवाइयाँ देते थे गरीब। तो वहाँ से आपको प्रेरणा मिली? तो वहाँ से मेरे पिता से भी प्रेरणा मिली और उसी को मैंने आज देखा समाज में, तो मेरे हृदय में ऐसा लगा कि मैं करूँ कुछ, तो उसी को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये संस्था बनाने का उद्देश्य कहाँ से आया कि संस्था बनाकर आप महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर सकती हैं, उन्हें जागरूक कर सकती हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती हैं? सर, मुझे लगा कि अगर मैं एक संस्था बनाती हूँ तो कई लोग मेरे हेल्पिंग हो जाएंगे, क्योंकि जब एक महिला अकेली समाज में निकलती है और उसका कोई सपोर्टर नहीं होता है तो उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें लगा कि हमारे जो लोग हैं जो समाज सेवा के भाव रखते हैं, लोगों के काम आ सकते, तो उनको हमने सोचा जोड़ा जाए, एक छोटी सी संस्था बनाई जाए जिस संस्था के थ्रू हम काम करेंगे तो जो बाधाएं आएंगी उनका निराकरण आसानी से हो सकेगा। ऐसे सिंगल जा के समाज में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाएं अगर सही भी हैं तब भी बहुत प्रश्न चिन्ह उठते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि जब आपने संस्था बनाई तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप महिला थी, आपके साथ पुरुष नहीं थे और आपने बीड़ा उठाया, तो ऐसी बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, बहुत सी चीजें भी सुनी होंगी, पुरुष प्रधान समाज है, तो ऐसे उन कठिनाइयों के बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आखिर में ऐसी कठिनाइयां क्या आपके सामने आई? सर, जब शुरू में मैंने काम स्टार्ट किया, महिलाओं को जागरूक करना और सिखाना चालू किया, तो सुबह घर का भी जिम्मेदारी थी कि घर का खाना पीना, नाश्ता बनाया। मेरे पास मेरे सास ससुर और मेरे पेरेंट्स खुद भी रहते हैं मेरे पास जी। और मेरा एक बच्चा था तब, एक अभी हुआ है, छोटा है। तो मुझे उन सबको देखने के बाद मैं सारे काम निपटाती थी, इसके बाद घर से निकलती थी और समाज में जा के महिलाओं से मिलना, उनके लिए काम करना। तो कई लोग कहते थे कि ये तो महिला ऐसी है कि इसको घर में रहना चाहिए था, ये दिन भर घूमती है। लेकिन जब लोगों ने ताने सुनने पड़े, समाज ताने सुनने पड़े, लेकिन मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। कभी कभी तो लोगों ने ऐसा बोला कि आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने ये बंद नहीं किया, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य था कि पापा ने हमेशा एक आज जो आप कर्म करोगी वो आज नहीं तो कल दिखेगा, आप कभी लोगों की बातों से परेशान ना होना। तो पापा की बस वो याद कर लेते थे। दूसरी हस्बैंड ने सपोर्ट किया और मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि मैं तुम्हारे अंदर ये देख रही हूँ कि जब तक तुम किसी की मदद नहीं कर लेती हो तब तक तुम उदास रहती हो, हम लोगों से भी नाराज हो जाती हो कि मम्मी मुझे उसकी मदद कर लेने दो। तो मेरी माताओं ने बोला कि ठीक है बेटा, जो आप बचे हुए टाइम में कर सकती हो करो, मेरा पूरा सहयोग रहेगा।
तो इस तरीके से मैं लोगों की जितनी भी गंदी बातें थी, उल जलूल की, वो सब मैं झेल पाई। अगर पारिवारिक सपोर्ट नहीं होता तो नहीं मिलता, लेकिन पारिवारिक सपोर्ट भी धीरे धीरे मिला। जी, शुरुआती दौर में आप मान लो शादीशुदा थी तो परिवार में चाहे पति हो, ससुर हो, सास हो, अन्य रिश्तेदार जो हो, कुछ ना कुछ कहते होंगे। हाँ। तो ऐसे में कभी आपको क्रोध नहीं आया? कभी आपको ये नहीं लगा कि आप जो मुहिम चला रही हैं, कभी आप इस मुहिम से आज जिस तरीके से अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उस समय की स्थितियां क्या थी? पति का सपोर्ट किस तरीके से था आपके लिए? ऐसा था कि हमारे एक भतीजे हैं विनोद कटियार जी, और हमारे गुरु हैं जिनको हम गुरु मानते हैं, जो हमारी संस्था के सचिव हैं। तो दो लोग ऐसे थे, इन लोगों ने मेरे हस्बैंड से कहा था कि शुरू में लोग बोलेंगे आपको कान के पक्के बनना पड़ेगा, तो आपको इन पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप घर से बाहर निकालिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, अगर तुम सही दिशा में चलोगी तो लोग कुछ भी कहेंगे, हम झेलेंगे, लेकिन तुम्हारी तरफ से गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो बस इतनी सी बात थी। उन्होंने कहा घर से निकलना मुझे बता के निकलना, जहाँ जाना, ताकि मुझे दूसरे ना बता पाए कि आप वहाँ टहल रही हैं। मुझे पता रहना चाहिए आप कहाँ, मतलब विश्वास कायम रहना चाहिए और जानकारी। तो मैंने वो विश्वास मेंटेन रखा। शुरू में सासू माँ भी बोली कि बेटा बच्चे देखो, दिन दिन भर चली जाती हो और कोई जरूरत नहीं है लोगों के लिए काम करने की, लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। हमने कहा अम्मा नहीं, ऐसा नहीं है, समाज में जरूरत है लोगों को मेरी, तो मुझे निकलने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम इसी में खुश हो तो फिर हम भी इसी में खुश हैं। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ये समाज का काम किया। बिल्कुल। दर्शकों, जिस तरीके से वंदना सचान जी विनोद कटियार जी का नाम ले रहे हैं, तो उनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे दूं कि वो साधन सहकारी संदलपुर के 2 बार के निर्वाचित अध्यक्ष हैं और पूर्व में वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन समाज में फैले भ्रष्टाचार और तमाम परेशानियों से उन्होंने लोगों को पीड़ित देखा, जिसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि समाज की मुख्य धारा में आकर, यानी जन प्रतिनिधित्व करके ही इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। तो उन्होंने अपनी सबसे कम उम्र की सेवा में पहले उन्होंने अपना जो निर्वाचन किया वो साधन सहकारी समिति से किया, निर्विरोध वो चुनकर आए, और उसके बाद उन्होंने महिलाओं को हो, पुरुष हो, नौजवान हो, किसान हो, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज वो अपनी साधन सहकारी समिति को लेकर जिले में जहां नंबर 1 की पोस्ट पर हैं, और उसके साथ ही उनकी पत्नी श्रीमती निधि कटियार आज कौरू जलालपुर की प्रधान हैं। और यह ग्राम पंचायत आज केवल जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश में और देश में नंबर 1 की पंचायत है। पूर्व में अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसी शख्सियत है विनोद कटियार जी, और उन्हीं के मार्गदर्शन में वंदना जी ने आगे कदम बढ़ाया और बहुत अतुलनीय सहयोग उनका रहा है। वंदना जी, एक सवाल और आपसे कि आप जिस तरीके से संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपकी संस्था क्या क्या कराती है, महिलाओं को किस तरीके से लाभान्वित कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास जो हुनर था कि मेरे पास पार्लर और सिलाई का प्रशिक्षण था। ITI मैंने कर रखा है फैशन डिजाइनिंग से, पार्लर का डिप्लोमा कर रखा था, और मैंने BEd TET भी कर रखा। लेकिन BEd TET का महिलाओं को तो हम कोई लाभ दे नहीं सकते थे, तो इसलिए जो मैंने शिक्षा प्राप्त की उसको तो मैंने जागरूकता में यूज किया कि महिलाओं को जागरूक किया जाए, उनके अधिकार बताए जाएं। और जो मेरे पास प्रशिक्षण था उससे मैंने महिलाओं को पोछा झाड़ू के लिए मजबूर ना होना पड़े, उसके लिए मैंने उनको पार्लर का प्रशिक्षण दिया, 6 मंथ का प्रशिक्षण दे करके, और उनको 3 महीने ट्रेनिंग पर रख करके उनको इस काबिल बनाया कि वो 10 से 20 हजार रुपए महीने की नौकरी पा सकें। और सिलाई सिखाई, फैशन डिजाइनिंग सिलाई में सिखाया कि कैसे डिजाइनर कपड़े बनाए जाएं, कैसे इनको बेचा जाए। मैंने बहुत सारे कपड़े बनवाए, लड़कियों को पहले सिखाया, बनवाए, फिर इसके बाद उसकी सेल लगवाई। तो इस तरीके से मैंने महिलाओं की मदद की। और ये खाद्य विभाग से जैसे अचार वगैरह बनते हैं, फूड प्रोसेसिंग, तो ये भी महिलाओं को ट्रेनिंग दी ताकि वो घर बैठ करके अपना काम कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें। क्योंकि शहर में सबसे बड़ी समस्या गांव में ये है कि सीजनल काम गांव में होता है, तो 12 महीने उनको काम नहीं मिलता है। और शहर में समस्या क्या है कि लोग लड़कियों को कम पढ़ाते लिखाते हैं। गरीब महिलाएं जो होती हैं अपनी लड़कियों को बिना पढ़ाए लिखाए शादी कर देती, तो वो क्या करती हैं कि घर घर जाके झाड़ू पोछा करने को मजबूर हो जाती हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो उनको सम्मान भी मिले, और ऐसी झाड़ू पोछा करने वाली महिलाओं को भी मैंने सम्मानित किया समाज में बुला करके, एक बड़े स्टेज पे नेताओं को बुलाया, काफी अच्छे लोगों को बुलाया मंच पे, ताकि ये मैसेज जाए कि झाड़ू पोछा करने वाली औरतें, इनका भी हमारे जीवन में बहुत सहभागिता है, इनको इग्नोर ना किया जाए और इनको सम्मान दिया जाए। बिल्कुल, सम्मान की बात कर रही हैं तो सबसे पहले आती है सुरक्षा, स्वाभिमान, फिर सम्मान। आप महिलाओं सुरक्षा को लेकर भी काम करती हैं, तो कई बार ऐसे मामले भी आए होंगे जहां पर आपको आत्मसुरक्षा को लेकर भी
प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हों या ऐसा लगा हो कि आत्म सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हो रही हो आपके साथ। तो ऐसे तमाम आपने घटनाक्रम भी देखे होंगे कि आप घटना पे गई हैं, वहाँ खुद की आत्मरक्षा के लिए आपको परेशान होना पड़ा हो। ऐसा कोई मामला रहा आपकी याद में, या ऐसे कोई मामला है जहाँ पे आप गई हो कभी? हाँ, गए हैं। महिलाओं के साथ कई ऐसे अत्याचार होते हैं घरेलू हिंसा को लेकर के, कि घरेलू रूप से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। एक मेरे सामने केस आया था, तो उस महिला को जला दिया था ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डाल करके। तो महिलाओं को ये भी डर है कि जिस घर में शादी होके जाती है उस घर में वो महिला सुरक्षित नहीं है। तो उसके लिए हमारे साथ तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ हालांकि, लेकिन मैंने देखी अपनी आंखों के सामने कि घरेलू हिंसा इस लेवल तक होती है। तो महिलाओं को सुरक्षित रखना, उनको अधिकार की जानकारी देना और किसी की गलत चीज ना कहो, ना किसी के साथ गलत करो। उनको मैं इस चीज के लिए प्रेरित करती हूँ कि ना किसी का गलत कहो और ना किसी के साथ गलत करो। आप अपने अधिकार की मांग करो और आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। जरूरी नहीं है कि पति पत्नी अगर नहीं बन रही तो आप अलगाव करके अपनी जीविका अपने तरीके से चला सकती हो, लेकिन किसी का अत्याचार सहना भी एक बहुत बड़ा पाप है। आप उसको उकसा रहे हो किसी भी व्यक्ति को, किसी ने एक थप्पड़ मारा बिना गलती के, आप ऐसे हर बार उसको मौका दे रहे हो तो वो तो अपराधी बन गया। तो मैं महिलाओं को बोलती हूँ अगर गलती है तो सॉरी बोल दो, दोबारा मत करना ऐसी गलती। लेकिन गलती नहीं है फिर भी मार खाना गुनाह है, तो सबसे पहले आप निकलिए ताकि जुर्म करने वाला वहीं से खत्म हो जाए। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और देखी जाती है अक्सर, अभी आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें यह भी मामले सामने आए कि महिलाओं द्वारा अपने पति, सास, ससुर या अन्य रिश्तेदारों पर भी फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर हो, पारिवारिक हिंसा को लेकर हो, मानसिक हिंसा को लेकर। इस पर क्या कहेंगे आप जब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? जी, मेरा समाज में महिलाओं के लिए एक बहुत खास मैसेज है कि मैं ये देख रही हूँ कि पारिवारिक रूप से महिलाएं पढ़ लिख करके जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। जब हमारे देश की महिला राष्ट्रपति हो सकती हैं तो महिलाएं कहीं तक भी जा सकती हैं, आसमान में गई कल्पना चावला जैसी लड़कियां हुई। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बेटियों को लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि लड़कियों और महिलाओं के अंदर संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। जो हमारे भारत देश में बेटी को पढ़ाया लिखाया जाता है और उसको घर संभालना, बुजुर्गों को संभालना उसकी मेन जिम्मेदारी होती है, और तो उसको भूल करके वो लोग क्या करती हैं, अगर आपसी तालमेल नहीं बना पति पत्नी का तो उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने क्या किया कि फर्जी मुकदमे लगा दिए और घर में ननद को भी फंसा दिया। जो पता चले इंडिया में खुद बैठी है अपना और उनकी ननद बैठी अमेरिका में, उसको फंसा दिया घरेलू हिंसा में, मारपीट में। ऐसे मामले कभी आपके सामने आए हैं? ऐसे उदाहरण मिले हैं? हाँ, ऐसे मेरे सामने एक पोखराया का मामला था, तो उसके सामने ऐसे ही मामला था कि उसको मतलब खुद नहीं रहना था और उसने झूठे आरोप लगा करके पति पे, सास ससुर को सबको फंसा दिया था। तो उसमें आपकी जो अलंकृत जन कल्याण सेवा समिति है किस तरीके से सहभागिता दिलाई और पीड़ित लोगों को कैसे मदद मिली? हम लोग कई बार गए, उस महिला का कहीं से हमारा नंबर मिल गया उसको, तो उसने हमारे पास फोन किया कि दीदी बचा लो बचा लो। जब हम लोग वहाँ पहुँचे उसकी मदद के लिए तो वहाँ मैटर कुछ और निकला मामला, यानी कि अकेला लड़का था वो, अपनी माँ का, और अच्छा परिवार था, लेकिन उस महिला ने इतना ड्रामा रचा रखा था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी सास ने पूरी वाकया बताया, तो उससे पता चला कि महिलाएं झूठ भी बहुत बोलती हैं। और ऐसे कई केस आए। विखुरी गांव में एक ऐसे ही केस था, मोमडन परिवार था, उनकी जो मतलब मदर थी वो रोने लगी कि मैम बचा लो, मेरी बहू ने झूठे आरोप लगा दिए। ऐसे बहुत सारे मामले आए जिसमें कि हम यही कहना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाइए लेकिन संस्कार जरूर दीजिए, उनको गलत शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि एक परिवार अगर बिगड़ता है तो उससे दो परिवार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और बुजुर्गों को बहुत ही ज्यादा असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, उनका बुढ़ापा बहुत ही असुरक्षित है, खून के आंसू रोते हैं बुजुर्ग आजकल की बहुओं से। तो प्लीज अपनी बेटियों को और बहुओं में कोई अंतर ना समझे, बेटी को वो संस्कार दें कि जाके आपको सबसे पहले घर परिवार और उस घर के सदस्यों को संभालना है, इसके बाद जो टाइम बचे उसमें आप बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन दिशा हमेशा सही पकड़ें। अगर हर माँ बाप यही सिखाने लगे तो समाज में 90% मुकदमे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 90% झूठे मुकदमे मैं ये देख चुकी हूँ। इसलिए महिलाएं अपने अधिकार का मिसयूज ना करें। मेरी हाथ जोड़कर समाज से विनती है कि अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दें, घर संभालें वो, और उसके साथ साथ अपने सास ससुर को संभालें, वो हमारी अमूल्य निधि है। बिल्कुल, देखिए संस्कारों की बात कर रहे हैं वंदना सचान जी, वास्तविकता में भारत में जिस तरीके से पाश्चात्य सभ्यता का यहाँ बढ़ावा तेजी से बढ़ता जा रहा है, लोग अपनी वास्तविक संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक भी है। लोग जो आज संस्कार उपयोग में ला रहे हैं, कल उन्हें इसका स्वयं भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस पाश्चात्य सभ्यता को क्यों अपना रहे हैं, ये आज बड़ा प्रश्न चिन्ह बना है।
जिस तरीके से वंदना जी ने कहा कि कई मामले उनके सामने आए हैं कि लोग अपने संस्कारों को भूलकर अपने ही परिवारजनों को परेशान कर रहे थे। फिलहाल तमाम बातों का उन्होंने सामना किया और ऐसे तमाम मामले निस्तारण करने में भी उनका सहयोग उनकी जन कल्याण सेवा समिति का भी रहा है। फिलहाल वंदना जी, एक आपसे मुख्य सवाल यह है कि आपकी अलंकृत जन कल्याण सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, आगे किस तरीके से और काम करेगी, क्योंकि किसी भी संस्था का एक उद्देश्य होता है, एक विचारधारा होती है। मेरा उद्देश्य है कि जो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है तो वो योजनाएं मुझे मिलें और मैं सरकार तक पहुंच पाऊं और उनको क्रियान्वित करूं अच्छे से, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ फंडिंग लगाती हूं। अभी तक 5 साल हो गए, मैंने कोई सरकार से पैसा नहीं लिया और मुझे लगता है कि मैं किस तरीके से फाइल कंप्लीट करूं और कैसे सरकारी योजनाएं लूं, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगी और मैं चाहती हूं कि मैं बिल्कुल 100% सही काम करूंगी और मुझे अगर फंडिंग मिले तो मैं और ज्यादा क्वांटिटी में और महिलाओं को लाभान्वित कर सकती हाँ, क्योंकि मेरे पास जो भी मेरी अपने खर्चों से जो बचता है मेरे पास पैसा, वही मैं महिलाओं पे लगाती हूँ और एक महिला का पार्लर सिखाने में करीब मेरा 10,000 रुपये खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से हम मुहिम को बहुत तेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास पैसे का अभाव है। काम करने का जज्बा बहुत है, मेहनत बहुत मैं करती हूँ, सुबह से शाम तक बैच लगाती हूँ, लेकिन बस फंडिंग का अभाव है मेरे पास, जिस वजह से। अब तक कितने लोगों का प्रशिक्षण दे चुकी हैं? अब तक लगभग मैं 200 महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी हूँ और उनको मतलब वर्क दे चुकी हूँ, या तो उनको कहीं पार्लर में लगवा दिया या मैं अपने पास ही रख लेती हूँ उनको, जो प्रशिक्षित करती हैं आगे महिलाओं को, और कुछ अपना पार्लर खोल लेती हैं, अपना सिलाई करने लगती हैं और कुछ महिलाएं जैसे सर्वे करके अपना घर घर जाके काम करती हैं। तो ऐसी 200 महिलाएं हैं लगभग जिनको मैंने प्रशिक्षित किया और सिलाई वगैरह में तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपने घर में ही सिलाई करती हैं। लेकिन मेरे पास अगर फंडिंग हो तो इस मुहिम को मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां नारा चला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति यानी महिला शक्ति को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, चाहे वो राजनीति में सहभागिता हो या फिर पुलिस की सेवा में सहभागिता हो, सेना की सेवा में सहभागिता हो, या अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिशन रोजगार में यहाँ महिलाओं को पूरी तरीके से कहा जाए उनको सहभागिता दे रहे हैं, उनको आगे लेकर उन्हें रोजगार दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है, माननीय मोदी जी और श्रीमान योगी जी की जो भी योजनाएं हैं मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन बस मुझे ये लगता है कि उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये योजनाएं जन जन तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, जिस वजह से लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते, लोगों को जानकारी का अभाव है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे गांव-गांव में एक इसका चेंडअप बने, मतलब जैसे ये होते हैं आपके पंचायत घर, वहाँ पे एक ऐसा बने कि वहाँ से लोगों को ये सारी योजनाओं के पंपलेट बनवाए जाएं, चिपकाए जाएं, लोग जाने फिर पूछें, तो उनको मैं उस प्लेटफॉर्म से फिर सिखा पाऊँ, बता पाऊँ, उन योजनाओं तक लोग पहुँच पाएं, क्योंकि सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, और वो महिलाओं बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए बहुत कार्यक्रम चला रही हैं। अगर ये 100% क्रियान्वित हो जाए तो हमारा देश बहुत उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि एक बेटी के शिक्षित होने से, एक बेटी के सुरक्षित होने से हमारी 3 पीढ़ियां सुरक्षित होती हैं। तो ये बहुत अच्छा है। बस मैं तो उन्हीं से प्रेरित हूँ और उनके मैं प्रोग्राम भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कैसे इसको इतना ज़्यादा फैलाऊँ कि लोग जानें और इसका लाभ उठाएं। बहुत अच्छी योजनाएं हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचना चाहिए और हम चाहते हैं कि मेरी जैसी और महिलाएं तैयार हों, जिनको हम तैयार करें और वो घर घर जाके लोगों को बताएं कि आपके लिए ये भी है, आपके लिए ये भी है, आप कहाँ सो रही हैं, आप इसका लाभ उठाइए जो सरकारी योजनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं बस उसको क्रियान्वित होने में दिक्कत हो रही है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। बाकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं बेटियों को आगे भविष्य में ले जाने के लिए, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और बहुत ही मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी माननीय योगी जी को और माननीय हमारे मोदी जी को कि ऐसे हमारे देश को नेता मिले हैं नेतृत्व करने, जिन्होंने हमारे देश की छवि बदल के रख दी है और महिलाएं चाहें तो उसका लाभ उठाएं और बहुत आगे बढ़ जाएं। हर तरीके से सुरक्षा, हर तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई हैं। कोई ऐसी खास बात जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाह रही हो, कभी आपके मन में दबी हुई रह गई हो? खास बात ये है कि हमारे देश में जो महिलाएं और बेटियां हैं, तो सबसे पहले जो माताओं के लिए मुझे कहना है कि माताएं अपनी बेटियों को किसी से कमज़ोर ना समझें और बेटों को भी कमज़ोर ना समझें। अब ये भी नहीं कि बेटी हो गई तो बेटा को अपने बच्चों का कंपैरिजन ना करें
कि लड़का अच्छा लड़की अच्छी, दोनों बच्चे माता पिता के लिए बराबर स्थान रखने होने चाहिए और बेटियों में और बेटों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, पारिवारिक झगड़े खत्म हो सकते हैं। क्योंकि कई घरों में हम देख रहे हैं तो बेटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती, बेटे को नहीं दी जाती, कहीं बेटे को दी जाती, बेटी को नहीं। तो ये माता पिता का काम है कि अपने परिवार को अगर अच्छे से चलाना है तो हर पेरेंट्स को ये जागरूक होना होगा कि हमें अपने बच्चों में तुलना नहीं करनी, क्योंकि 2 बच्चे हों या 4 हों किसी के, कभी सेम नहीं होते हैं। एक माता पिता के बच्चे सेम नहीं हो सकते, हर एक की प्रतिभा अलग होती है और हर एक की अलग वैल्यू है। जैसे कि सीख की जगह या सुई की जगह सुई का काम है और फावड़े की जगह फावड़े का, वैसे हर बच्चा कीमती है हमारे लिए, उसका प्रतिभा और हुनर समझ के उसको आगे बढ़ाएं। हर बच्चा, हर नागरिक मेरे देश का बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आगे के लिए जरूरी है कि उनको हम प्रेरित करें, वो जिस लायक है उनको उस दिशा में आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ वंदना सचान, जो अलंकृत जन कल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष है। और उन्होंने कहा कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर, उनके सम्मान स्वाभिमान को लेकर उनकी संस्था लगातार काम कर रही है। तमाम लोग उनका सहयोग भी कर रहे हैं। 5 साल से संस्था संचालित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है वो अतुलनीय है। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया। उन्होंने कहा सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं उसमें भी सरकार की सहभागिता होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में और महिलाएं लाभान्वित हों। और इस तरीके से महिलाएं स्वयं लाभान्वित जब होंगी तो समाज की उन्नति और तरक्की होगी। संस्कार को लेकर भी उन्होंने माता और पिता से अपील की है कि अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें, चाहे बेटी अपने परिवार में रहे या ससुराल में जाए, वह दोनों परिवारों का मान बढ़ाएं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ वंदना सचान जी थी, जिन्होंने अपने जन कल्याण सेवा समिति के बारे में बताया और उनकी अलंकृत जन कल्याण सेवा समिति हमेशा समृद्धि करती रहे, ऐसी मेरी कामना है। और ऐसी शख्सियत के रूप में वो हमेशा आगे बढ़ें, यही हमारी उनके लिए विशेष प्रार्थना भी है और शुभकामनाएं भी हैं। देखते रहिए, अगली किसी शख्सियत से फिर मुलाकात कराएंगे। न्यूज़ आवर।